मिला और उसके बाद दो ए और बी मिल गया, तो उसको पॉइंट पॉइंट से सॉल्व कर। नहीं समझा मैं। अगर तू जो गिवन वेक्टर्स था दोनों, उसका तूने परपेंडिकुलर लिया तो उससे तुझे मिला क्या, मुझे वो बता। सर वेक्टर मिला। हाँ तो कोई भी वेक्टर मिल जाएगा तो तू एक लाइन के इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। बात वापस समझो, हर एक स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, जो भी इस समय डिस्कशन होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को डाउट्स रह गया है, इनफैक्ट मैं समझ रहा हूँ कि अगर किसी ने सॉल्व ही नहीं किया क्वेश्चन नंबर 4 तो डाउट्स बहुत लोगों को है। कोई और इसको एक्सप्लेन कर सकता है? एनीवन? अमन फंस गया है, हाँ अमन फंस सर, गया। उसने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिया वो नहीं बता रहा है मुझे। मैं बताऊँ सर। बोल। सर वो जो दो दिया है ना, मतलब जिसके परपेंडिकुलर वो वेक्टर है, अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा ना, वो उसके पैरेलल होगा जिसका इक्वेशन फाइंड करने का है, तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट लिया गुड उसका। गुड गुड, चलो तेरे को कुछ तो समझा है, गुड। और कोई इस पॉइंट को समझ में आया? सी, पहली चीज तुम लोग पे मुझे गुस्सा क्यों आता है उसका रीजन है, कल मैंने, इनफैक्ट अगर मैं अपना भी रिकॉर्डिंग देखूंगा ना तो मुझे भी खुद को बुरा लगेगा कि अरे एक ही बात कितनी बार बोलता हूँ मैं, एक ही स्टेटमेंट मैंने कितनी बार कल बोला रहेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक चीज क्लियरली बार बार एक्सप्लेन किया था, आपके सामने वो दोनों फॉर्मूले हैं। इक्वेशन फाइंड करने के लिए सिर्फ मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, दो ही कंडीशन है बस। और मैंने ये कई बार बोला था, क्या, जब भी तुम्हें लाइन का इक्वेशन पूछेगा, लाइन का इक्वेशन पूछेगा, मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ सर। हाँ, क्लियर आ रही है तो जरा प्लीज अच्छे से कान लगा के सुनो। कभी भी लाइन का इक्वेशन पूछा, मेरे पास सिर्फ दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू वन वेक्टर, खत्म। मतलब मुझे लाइन का अगर इक्वेशन पूछा तो मैं किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ दो डेटा फाइंड करूंगा। पहला डेटा देखूंगा कि क्या वहां पे एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर है, अगर है तो मेरा काम खत्म हो गया। मैं अगर वेक्टर इक्वेशन पूछा तो ये, कार्टेशियन फॉर्म पूछा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अगर ये डेटा नहीं मिले तो फिर मैं दूसरा डेटा ढूंढूंगा, क्या क्या वो लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स है। बस यही दो चीज मुझे पूरे क्वेश्चंस में ढूंढना रहेगा। पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स मिल गया तो मैं इस दोनों में से जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सिंपल सी बातें कल हुई थी अपनी, कि आपको कभी भी, मैं बार बार आज भी रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी लाइन का इक्वेशन पूछा, गधों में वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये चीज अभी नहीं समझा ना, लाइन के इक्वेशन फाइंड करने के लिए सिर्फ दो कंडीशंस हैं। आगे टॉपिक है प्लेन, प्लेन में चार कंडीशन है, और अगर ये नहीं समझा तो वहां पे तुम लोग आराम से सोओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। सो ये चीज प्लीज क्लियरली समझो कि अगर लाइन का इक्वेशन पूछा है तो मुझे दो चीजें ढूंढनी पड़ेगी, क्या वहां वो लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है और पैरेलल वेक्टर है उसके कि नहीं, तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आगे भाग जाओ। या पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स है क्या, तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करके भागे भाग जाओ। बस यही दो में से कोई चीज दिया रहेगा, अदरवाइज और कुछ भी नहीं रहेगा। सुनने में आ रहा है सबको? हेलो? यस सर। अब जो बेवकूफ लोग हैं, थोड़ा भी खुद से दिमाग यूज नहीं करते, उनके लिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 है या क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं, मुझे पता था तुम लोग कहाँ कहाँ फंसोगे, ये मुझे मालूम है, नथिंग न्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या बोल रहा है? 4 ये बोल रहा है कि एक लाइन है, वी हैव वन लाइन, दिस वन, जिसका भाई आप इक्वेशन फाइंड करके दो। ये लाइन है जिसका इक्वेशन फाइंड कर दो। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज ऑलरेडी गिवन। तो अपना ए बार का काम हो गया। इतना तो शायद डेटा में पढ़ के सबको समझ में आता है कि वो क्या दिया है। पासिंग थ्रू वन पॉइंट बोला मतलब ए बार का काम हो गया, ठीक। अब क्या कर दिया है, फिर मेरा दिमाग चलेगा, अरे एक पॉइंट मिल गया, अब मुझे क्या ढूंढना है, या तो दूसरा पॉइंट मिल जाए या तो इसके पैरेलल एक वेक्टर मिल जाए।
मैं जब डेटा पढ़ रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि आवर लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। मान लो ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये ए और बी है, ठीक, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। अपना ये लाइन है, इस पे दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। मुझे पता है कि मुझे क्या पता है कि अगर इन दोनों वेक्टर्स के मैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूं तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा, इन दोनों वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूं तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। वी नो दैट इन क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी A cross B is a vector which is perpendicular to both A and B. A cross B is a vector which is perpendicular to both A and B. So since we have two vectors here, let it be A, B या B1, B2, कुछ भी नाम दो, नाम आपके हिसाब से दे दो। तो इन दोनों का जैसा ही क्रॉस लूंगा तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा कि जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक। अब ये वेक्टर इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, अपने लाइन पे ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो क्लियरली देख के समझता है कि अब जो क्रॉस प्रोडक्ट मिला है दैट विल बी पैरेलल टू आवर लाइन, पैरेलल टू आवर लाइन। अब जैसे ही पैरेलल टू आवर लाइन मिल गया, मतलब वो वेक्टर मिल गया जो अपने लाइन के पैरेलल है, एक पॉइंट दिया हुआ था, डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्मूला r बार इक्वल्स टू a बार लैम्डा प्लस b बार। देखो आप क्या चाहते हो कि आपको हर एक क्वेश्चन में सिंपल सा सामने डेटा देख के क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ए बार है और बी बार है तो आंसर फाइंड कर ले, तो फिर मार्क्स क्यों देगा भाई? कुछ तो थोड़ा सोचने के लिए भी छोड़ेगा ना, और इतना नहीं सोचना पड़ेगा तब तो फिर मतलब क्या, इंटरेस्टिंग ही नहीं रहेगा कुछ भी। कुछ समझा मेरी बात? हेलो, अभी भी किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बोलो, शांत मत बैठो। मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरा टारगेट सिर्फ ये नहीं है, मेरा टारगेट 6.3 चल रहा है। किसी को कुछ बोलना है? एटलीस्ट से यस और नो, एनीवन? नो सर। अब क्वेश्चन नंबर, अगर जिसने भी, मतलब इसमें ये समझ जाओ कि फोर्थ क्वेश्चन में आपको लेट फर्स्ट वेक्टर बी ए बार पासिंग थ्रू पॉइंट था, और दूसरे को आप जो तो b1 b2 नाम दे दो, b1 बार b2 बार। तो पहले फाइंड करोगे b1 क्रॉस b2 और वही आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, b बार का काम करेगा b1 क्रॉस b2। जो लोग क्वेश्चन नंबर 10 में थे, मैंने कल ये भी स्टेटमेंट बोला था, देखो मुझे गुस्सा कब आता है पता है, जब जो चीज मैं एडवांस में बोल चुका हूं और आप लोग सुनते नहीं हो और फिर एग्जाम में मजाक करके आ जाओगे। मैंने क्लियरली कल बोला था दोनों इक्वेशंस को डिराइव करने के बाद कि जहां भी लाइन है, जहां भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, आंखें खोल के देखो, वहां पे उसके पैरेलल एक वेक्टर है, मतलब है। लाइन है मतलब पैरेलल वेक्टर है। अब वो ढूंढना, समझना, देखना आपका काम है। सो इन क्वेश्चन नंबर 10 is exactly same as fourth, कि a line passes through 3 minus 1 2, that will be your a bar of course, and that line is, required line is perpendicular to two given lines, required line is perpendicular to two given lines। अब जरा कहानी समझो, सिंपल सा कहानी समझो कि अगर मेरा लाइन, जो भी मेरा लाइन है, वापस मैं यहीं आता हूं, दिस इज आवर रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट बोल दिया है, ठीक है। अब इस लाइन पे जो दो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ये दो लाइन है, अब मैं इनको दोनों लाइन बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर है। मुझे समझ में आ रहा है कि अगर लाइन दिया हुआ है तो उसके पैरेलल एक वेक्टर होगा ही। मान लो ये जो रिफिल यूज कर रहा हूं मैं, ये एक पैरेलल वेक्टर है इस वेक्टर के, इस लाइन के, इसके पैरेलल ये वेक्टर है। ये जो लाइन है मतलब उसके पैरेलल भी एक वेक्टर होगा, चलो ये एक वेक्टर है। इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर है, इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर है। मतलब क्योंकि दोनों लाइंस आपस में ये दोनों लाइन रिक्वायर्ड लाइन पे परपेंडिकुलर है, डेफिनेटली देख के समझ में आ रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स भी रिक्वायर्ड लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, अगेन b1 क्रॉस b2 कर दूं, तो मुझे एक वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होगा और वही हमारे लाइन के पैरेलल होगा। मेरा काम खत्म हो गया।
समझा नहीं समझा? हेलो, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब शांत। सर समझा। और ये कल डिस्कशन में बहुत बार हुआ था कि आप गिवन लाइन से कैसे फाइंड करोगे वेक्टर को। गिवन लाइन में अगर वो वेक्टर फॉर्म में है तो जो भी टर्म स्केलर क्वांटिटी के साथ रहेगा, दैट विल बी योर पैरेलल वेक्टर। और अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में है तो सिंपल सी बात है, जो डिनोमिनेटर है वो आपको पैरेलल वेक्टर या वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो देगा। ये चीज कल डिस्कस हुआ था, ठीक। यस सर। इसके बाद Yes. इसके बाद जो डाउट्स में 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स then find the Cartesian equation of line AB and show that the points are collinear। तो इसको किसी ने भी सॉल्व किया है, कोई स्टूडेंट? एनीवन? किसी ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? प्लीज जरा बताओ, देखो किसका दिमाग चला है क्या, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सर मैंने किया है। किया है? क्या किया, प्लीज बताएगा। सर क्वेश्चन नंबर, एक मिनट सर। सर क्वेश्चन नंबर 8 में उसमें कोऑर्डिनेट्स दिया है उन्होंने, राइट। तो मैंने पहले x1 y1 z1 अज्यूम किया, तो x1 ठीक है, z1 को तो -2 3 4, बराबर है। तो बाद में जो b का कोऑर्डिनेट दिया 1 1 2, तो उसको मैंने x2 y2 z2 अज्यूम किया। करेक्ट है। बाद में कार्टेशियन फॉर्मूला में वो x1 y1 z1 का फॉर्मूला में वो वैल्यू पुट किया, हाँ। तो मुझे x +2 by 3 y -3 by -2 z -4 by -2 आया। तो बाद में उन्होंने जो c का वैल्यू दिया है, तो सेपरेट होने के, तो मैंने उस c के वैल्यू को x y और z अज्यूम किया। ठीक है। तो वो x y z मैंने उसके ऊपर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। ओके, अच्छा ठीक है, मैं तेरी बात समझ गया। ठीक है, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है जो चेतन ने बोला अभी सारी कहानी, ऐसा क्यों किया? मतलब मुझे उसका रीजन बताओगे प्लीज। उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कोई भी? अरे बोलो कोई भी, मैं किसी को पूछने जाऊंगा ना तो फिर नहीं बता पाओगे ना, तो मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर लेक्चर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं शांत बैठ रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली नहीं पूछ रहा हूँ। क्लासरूम होता तो अभी इस चीज पे कितना देर तक मैं डिस्कस करते रह जाता। सर यहाँ तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है करके दिखाना है, तो ए बी का इक्वेशन सी सेटिस्फाई करेगा तो वो तीनों कोलिनियर है। करेक्ट, सी। और यहाँ पे मेरा एक जो वापस मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना प्लीज। In this question, actual question is you have 3 points, given points, and first question is here to find the equation of line, and then the second question is prove that all 3 points are collinear. बट कभी कभी क्या होता है, अगर 3 पॉइंट दे दिया, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन नहीं दिया, to find the equation of line is not given, and the question is directly just the question is to prove that 3 points are collinear. So in that case आप बेसिक फॉर्मूले में जाओ। अगर आपको क्वेश्चन आता है prove that 3 points are collinear, then your basic formula is what? If you remember, that means to prove any one vector is a scalar multiple of another vector, our first lecture of vector। तो मैं ए बी फाइंड करूंगा, ए सी या बी सी फाइंड करूंगा और देखूंगा अगर एक वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल में है, इसका मतलब वो द वेक्टर्स आर कोलिनियर, एंड बिकॉज ऑफ कॉमन पॉइंट वी कैन से ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये सबसे इजी मेथड है पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने का, उसको भूलना मत, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में दिख सकता है।
बट यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ दिया है कि पहले आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो। मुझे मालूम है, जो लोग भी सुन रहे हो अच्छे से, मुझे मालूम है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए मेरे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, मुझे एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, या सेकंड कंडीशन, आई नीड 2 पॉइंट्स थ्रू व्हिच आवर लाइन इज पासिंग। लेकिन यहाँ तो लकीली मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे इक्वेशन फाइंड करने के लिए 2 ही पॉइंट्स चाहिए। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि मैक्सिमम मुझे 2 ही पॉइंट्स चाहिए, तो 3 में से कोई भी 2 पॉइंट को यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो। आपके पास 3 पॉइंट्स है, बहुत अच्छी बात है, 2 चाहिए था, 3 एक एक्स्ट्रा मिल गया है। तो तीनों में से कोई भी 2 सेलेक्ट करो, आइदर ए बी या ए सी या बी सी, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, एंड ये फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो एंड इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लो। इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। Then the next question is hence prove all 3 points are collinear। हमें मालूम है कि तीनों पॉइंट्स 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। तो अगर मैंने एक लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लिया है, लाइन का इक्वेशन मेरे पास आ चुका है, तो जो भी थर्ड पॉइंट बचा रहेगा, सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन ऑफ लाइन। इन प्लेस ऑफ एक्स वाई जेड सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू। अगर वो सेटिस्फाई कर दिया मतलब वो पॉइंट लाइन पे आ गया। जैसे ही कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा मतलब पॉइंट लाइज ऑन लाइन, हेंस प्रूव। और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो पॉइंट लाइन पे नहीं है, काम खत्म। समझा? हेलो हेलो हेलो, समझा? Yes, sir. एग्जैक्टली सेम वे, इससे थोड़ा इजी था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? शो दैट द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मुझे ये पास कर रहा प्रूव करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन प्रूव करने आता है, द लाइन इज पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, तो भाई हम लोग ने बचपन से ये पढ़ा हुआ है, बिगनिंग से अपने स्कूल सेक्शन में पढ़ा था कि कोई भी लाइन पे कोई पॉइंट है या नहीं, या वो पास कर रहा है नहीं, इसके लिए सबसे सिंपल मेथड है कि उसके कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट कर दो। सेटिस्फाई किया तो है, नहीं तो नहीं है। तो इन 11th क्वेश्चन आल्सो, in place of xyz you have to substitute origin का coordinate, that is 0 0 0 0 0 0 रख के देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 0 minus 2 by 1 that is -2, 0 minus 4 by 2 is -2, and 0 plus 4 by -2 is -2, all are equal, satisfy कर दिया, that's why your line is passing through origin, that's it, right? हेलो? यस सर। अब मुझे कोई बोल सकता है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया गया है? 9, मेरा ध्यान क्वेश्चन नंबर 9 पे है। इसमें क्या दिमाग लगाया गया? किसी ने किया है इसको या मुझे बताना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 9 किसी ने सॉल्व किया है? अजीब लग रहा है, इतने बड़े बड़े धुरंधर बैठे, वो सॉल्व नहीं किया। राहुल लोहार है ग्रुप में, ईशा भी सॉल्व किया, वाह ग्रेट ईशा। सो व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ईशा? सर दोनों सेम पॉइंट पे मीट करना चाहिए। हाँ, सो माय क्वेश्चन इज नाउ, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबका आया कि नहीं सेम? देखते हैं ना क्या आया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हेलो विसरली का ग? हेलो सर। हेलो हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया है? XYZ सर -11 -4 and 5। तेरा आवाज क्यों ऐसा आ रहा था? पर ठीक है ना? सर माइक का रहेगा इशू। नहीं, हेलो, से आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, लेकिन तेरी आवाज ऐसी आ रही है कि जैसे तू या तो सो के जस्ट उठी है। फर्स्ट लेक्चर तो बायो था, तो अटेंड की रहेगी। हाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है। आप में से कुछ लोग ने कर लिया है, कई लोग फंस गए होंगे बेचारे।
Given we have two equations of lines, x plus 1 by minus 10, y plus 3 by minus 1, z minus 4 by 1. Okay, देखो स्टूडेंट, जिन लोगों ने नहीं कर पाया, जिन लोगों को नोट्स का सहारा लेना पड़ रहा है, गुड, आप कहीं से भी कुछ सोच के समझ के सॉल्व कर रहे हो तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये क्वेश्चन को समझो, आपको क्या किया है, दो इक्वेशन दिए हैं लाइन के, और हमें प्रूव करना है कि आपस में चेक करना है, नहीं यहाँ प्रूव करना है कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो फिर हमें उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। So first equation of line is x plus 1 by minus 10 equals to y plus 3 by minus 1 equals to z minus 4 by 1, let it be equals to lambda। हमारे इक्वेशन में वो कांस्टेंट टर्म आया था, अदरवाइज जिसको वो नहीं समझा तो ये समझे कि सिंस ऑल आर इक्वल, सो इक्वल फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू दैट विल बी लैम्डा। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ से x y z फाइंड कर लो। x की वैल्यू विल बी माइनस 10 लैम्डा माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके शिफ्ट किया, क्योंकि सिंस ऑल आर इक्वल एंड इक्वल्स टू लैम्डा, तो मैंने क्या किया, इट मींस वी कैन से x plus 1 by minus 10 equals to lambda, therefore x equals to minus 10 lambda minus 1। y की वैल्यू हो जाएगी माइनस लैम्डा माइनस 3 एंड z की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो लैम्डा प्लस 4, दिस इज आवर x y z। ठीक, अब जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम लोग उसको देखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन दिया है x plus 10 by minus 1, y plus 1 by minus 3 and z minus 1 by 4। so let it be equals to mu, कोई दूसरा स्केलर क्वांटिटी ले लिया, यहाँ पे लैम्डा ले लिया था इसलिए म्यू, कुछ और भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। so with that x is minus mu minus 10, y is minus 3 mu minus 1 and z is 4 mu plus 1। ये आपको दोनों को x y z मिला, दोनों को x y z। अब आपको सोचना ये है, खुद सोच के देखो, x y z is nothing but the coordinate of unknown point lies on the line। x y z जो होता है वो एक अननोन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, आर्बिट्ररी पॉइंट जो हम लोग बोलते हैं। तो अगर दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे, सपोज किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब तो उनका एक्स वाई जेड, दोनों का जो एक्स वाई जेड है वो सेम होना चाहिए। तो जिसके वजह हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन के बेसिस पे दोनों के एक्स वाई और जेड के जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करना मतलब पहले एक्स की वैल्यू क्या दिया है, 10 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा माइनस 1, सो माइनस 10 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस म्यू माइनस 10। यहाँ पे x की वैल्यू देखो माइनस 10 लैम्डा माइनस 1 था, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस म्यू माइनस 10 है। तो उसके बेसिस पे क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको उधर शिफ्ट करूं, किसी को भी किधर कर सकते हो, तो मुझे मिलेगा प्लस 10 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 9 सॉरी 10 लैम्डा सॉरी 10 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 9, बराबर है ना? हेलो, सिर्फ मैं ही बड़बड़ कर रहा हूँ, कोई सुन रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर बराबर। इक्वल्स टू 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसा कर सकते हो। देन y का कोएफिशिएंट कंपेयर करो, माइनस लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3 म्यू माइनस 1। वापस इसको इधर शिफ्ट किया और इसको इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा उस तरफ गया तो प्लस लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल्स टू माइनस 2। एंड यहाँ पे z का था लैम्डा प्लस 4, सो लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 4 म्यू प्लस 1, सो लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल्स टू माइनस 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपको म्यू में इक्वेशन मिल चुके हैं, लैम्डा और म्यू में 3 इक्वेशन है। किसी भी दो को, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, किसी भी दो को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो,
जैसे किसी भी दो को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, और जब लैम्डा और म्यू मिल जाएगा उसको थर्ड में सब्स्टिट्यूट करो, किसी भी थर्ड में सब्स्टिट्यूट करो, अगर वो सेटिस्फाई कर दिया तब तो ठीक है, सेटिस्फाई नहीं किया इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है। इस क्वेश्चन में प्रूव दैट बोला है तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, लेकिन कभी कभी चेक करने बोलता है तो हो सकता है सेटिस्फाई ना भी करे। सो solve any two equations simultaneously and substitute the value of lambda and mu in any third equation. If it satisfies, it means both the lines are intersecting. अब आप क्या करो, either lambda या mu की वैल्यू, अगर lambda की वैल्यू लेते हो तो यहाँ रख दो, यहाँ पे आपने xyz फाइंड किया था in terms of lambda, तो वो जो xyz आएगा वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो अगर आप lambda की वैल्यू यहाँ रखो या mu की वैल्यू यहाँ रखो, दोनों रख के, तो पहली बार आप कर रहे हो दोनों रख के चेक कर लो, आंसर विल बी सेम, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर है तो एक ही आएगा ना भाई, सेम ही आएगा ना, अलग अलग तो आएगा नहीं, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक, हेलो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी सम है, कॉम्प्लिकेटेड लेंथी सम है, लेकिन सोच समझ के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेक्टर्स में आप तुक्का लगा के वेक्टर्स 3D लाइन प्लेन्स में आगे नहीं भाग सकते, इजी है लेकिन हल्का सा दिमाग चलना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अपना देखो, जो मैं एक चीज अभी देख रहा था, फिजिक्स में आई थिंक अपना एक टॉपिक बाकी रह गया है, या वो भी हो गया? हो गया सर, सब हो गया। फिजिक्स में सारे टॉपिक खत्म हो गए, राइट? आप लोग बोल रहे हो फिजिक्स में सारे टॉपिक ओवर हो चुके हैं, बरोबर है? यस, ओके। इन केमिस्ट्री आई थिंक नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन फॉर्मूले, इसमें सोचना कम है, फॉर्मूला ही सिर्फ काम करेगा। मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ क्योंकि थ्योरम सब इसके काम के नहीं है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो उसमें आप लोग सर मत खपाना, बट अगर समझना चाहोगे तो समझ भी सकते हो, कोई ऐसा ये नहीं है, टेक्स्ट बुक में देखोगे तो। हमें कुछ फॉर्मूले देखने हैं, जरा प्लीज फॉर्मूला ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ perpendicular distance of line from any point। जैसे कि हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड के स्ट्रेट लाइन टॉपिक में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया था फ्रॉम एनी पॉइंट, तो फॉर्मूला था मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर याद होगा तो। एंड द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फॉर्मूला था c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट। सो आपको क्या करेगा, एक लाइन देगा एंड कोई एक पॉइंट दे दिया, लेट द पॉइंट बी P। लाइन दिया है तो आप सबको पता है, अगर गिवन लाइन है, कल इस पे भी मैंने बहुत बार बोला था, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी आप लोग भूलोगे। मैंने एक पॉइंट क्लियरली बोला था कि जब आपको इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है, तब आपको देखना है कि भाई मेरे पास कंडीशंस कौन से हैं। पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू वन वेक्टर फर्स्ट टाइप, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट सेकंड टाइप। लेकिन अगर गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है तो वो हमेशा हम लोग अज्यूम करेंगे वो फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप नहीं, क्योंकि आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सो दिस इज आवर गिवन लाइन। गिवन लाइन है मतलब उसका इक्वेशन आपको दिया रहेगा, इक्वेशन विल बी r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार, गिवन लाइन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, और उसका लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है किसी पॉइंट P से, मतलब आपको ये फाइंड करना है, लेट इट बी m, PM फाइंड करना है। ये इक्वेशन बता रहा है कि आवर लाइन इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू वन वेक्टर, सो दैट पॉइंट इज इफ A
उस पोजीशन वेक्टर इज ए बार एंड एक पैरेलल वेक्टर होगा, कहीं भी मैं ले सकता हूँ, दैट इज बी बार। ठीक, लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होगा इक्वेशन के हिसाब से। P एक पॉइंट है जहां से मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो जनरली हम लोग पोजीशन वेक्टर्स जो अज्यूम करते हैं, ए का ए बार, बी का बी बार, सी का सी बार, ऐसा, बट फॉर्मूला जो यूज किया उसके बेसिस पे ले रहा हूँ। यहाँ पे अल्फा बार लिया हुआ है, तो अल्फा देख के डरना नहीं है। अल्फा बार इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। सिंपल। अब टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला में बार बार यूज किया गया तो मैं वही ले रहा हूँ, और हमें PM की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, AMP एक राइट एंगल ट्रायंगल है, AMP एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस से मैं PM की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे AP और AM दोनों का वैल्यू पता होना चाहिए, AP और AM। ठीक, AP फाइंड करना इजी है क्योंकि A का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, A गिवन पॉइंट है, मतलब वैल्यूज दिया रहेगा। P का भी दिया रहेगा क्योंकि P पॉइंट ऐसा है जहां से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो A और P की वैल्यू दी रहेगी। सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड AP बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। एंड देन नेक्स्ट विल बी टू फाइंड AM। AM फाइंड करने के लिए अगर आप टेक्स्ट बुक अभी चेक करना तो आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज किया गया है, प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन AM। ठीक, प्रोजेक्शन का जो हम लोग ने पढ़ा भी था, ये लेंथ फाइंड करने के लिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो वहां से ये फाइंड किया गया है। और इसके बेसिस पे जो पहले AP फाइंड होगा, फिर AM फाइंड करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा और पाइथागोरस यूज करेंगे, तो आपका जो फॉर्मूला बना है, देखो, द डिस्टेंस इज, फॉर्मूला बड़ा खतरनाक दिखता है, स्क्वायर रूट ऑफ देखो कितना प्यारा फॉर्मूला है। आपको देख के बहुत अजीब लग सकता है कि ये क्या है, इतना खतरनाक दिख रहा है, लेकिन सॉल्व करना अगर थोड़ा सोचोगे, देख के डरो मत। अल्फा दिया रहेगा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। ए बार दिया रहेगा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट थ्रू विच आवर लाइन इज पासिंग। सो इसका जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आएगा, अल्फा माइनस ए आएगा ना, डिस्टेंस विल बी अल्फा माइनस ए। तो पाइथागोरस अप्लाई किया तो अल्फा माइनस ए स्क्वायर आया है, माइनस। अब ये जो है प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन AM के जगह पे हम लोग प्रोजेक्शन हमेशा वेक्टर के लिए लेते हैं, तो दिखाया गया प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन B। तो इफ प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन B हुआ तो फॉर्मूला आएगा AP डॉट B अपॉन मॉड B। वही लिया गया, देखो, AP डॉट B अपॉन मॉड B, AP इज नथिंग बट अल्फा माइनस ए, एंड देन पाइथागोरस की वजह से ये स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है। आप समझ सकते हो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होगा, PM स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर माइन प्लस AP square is equals to AM square plus PM square. So that's why PM square equals to AP square minus AM square. यही हुआ है, AP square minus AM square। दिख रहा है फॉर्मूला कुछ किसी को? इस पे किसी को भी कुछ बोल लेना है तो बोल दो भाई। फटाफट बोलो रे, तुम लोग बहुत टाइम ले लेते हो बोलने में। आपको फॉर्मूला कैसे आया ये ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि फॉर्मूला यूज करना है, दैट्स इट। हेलो, यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये है फॉर्मूला में कैलकुलेशन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, ये तो कुछ नहीं है। दूसरा फॉर्मूला देखो कितना खतरनाक है। Second formula is distance between
two skew lines. अब ये स्क्यू लाइंस क्या होता है? स्क्यू लाइन का मतलब ऐसा लाइन, दो ऐसे लाइन जो ना कभी पैरेलल हो सकते हैं और ना ही परपेंडिकुलर हो सकते हैं। वो ना आपस में पैरेलल होंगे ना परपेंडिकुलर होंगे, और ये सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। कब? when both the lines are lies in a different plane। अगर वो अलग अलग प्लेन में होंगे, अलग अलग प्लेन में होंगे, तो ना वो आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं ना पैरेलल होंगे। ठीक, और ऐसे केसेस में कहीं एक पॉइंट आता है जहां पे हम एक लाइन उनके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। The question will be to find shortest distance between two skew lines। या कभी कभी वो लोग skew वर्ड यूज नहीं भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे to find the shortest distance between two lines, ऐसा पूछेंगे। तो आप देखोगे दो लाइंस आपको दिए गए रहेंगे। मैंने किसी एक का इक्वेशन अज्यूम किया r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1, तो दूसरे का r इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा b2। तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला इजी है लेकिन वापस कॉम्प्लिकेटेड है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन वेक्टर फॉर्म विल बी मॉड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं इसलिए मॉड यूज कर रहा हूं मैं। तो मतलब अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हो, किसको, इक्वेशंस को, दो लाइन दिया रहेगा, दो लाइन अगर दिया है तो आपको a1 a2 b1 b2 सब मालूम है, a1 a2 b1 b2 सब मालूम है, सिर्फ इस फॉर्मूला में रखना है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में जाऊंगा तो जरा प्लीज ध्यान देना, आपका यही ऐसा दिखेगा। और ये इक्वेशन ये ऐसा दिखेगा। कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले में, फर्स्ट फॉर्मूले में सिर्फ वेक्टर फॉर्म के लिए फॉर्मूला है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए फॉर्मूला नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। बट सम्स दिए हुए हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, कैसे करना है वो आगे देखेंगे, शायद आज पॉसिबल नहीं हो रहा है बट देखेंगे। लेकिन इसमें कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों में फॉर्मूला है। तो वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला आया, कार्टेशियन फॉर्म में देखो फॉर्मूला कैसे होगा, जरा प्लीज सब लोग ध्यान देना, इसके इस पे डिराइव होगा। अगर आप लोग न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, न्यूमरेटर इज a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। अगर आपके लिए सिर्फ समझने के लिए मैं याद दिलाऊं, अगर a2 माइनस a1 को अज्यूम करो a सिंपल a अज्यूम करो मन में, b1 को b बोलो, c1 को b2 को c बोलो, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। तो आप देखोगे अरे ये तो a डॉट b क्रॉस c है, a डॉट b क्रॉस c है। दैट मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। याद है सबको? तो डिटरमिनेंट यूज करेंगे तो पहले a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। b1 और b2 जो है ये आपको वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन रेशियोज देंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो ये क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ये है आपका न्यूमरेटर का वैल्यू, ये सिर्फ न्यूमरेटर का वैल्यू है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 अपॉन, अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या है, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। हम लोग अगर मैं b1 क्रॉस b2 फाइंड करने जाऊंगा तो क्या मिलेगा,
क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तो हमारा यही फॉर्मूला है और तो कुछ है नहीं। तो जब आप B1 क्रॉस B2 फाइंड करने जाओगे तो दैट विल बी I B1 C2 C1 B2 माइनस J A1 C2 C1 A2 प्लस K A1 B2 B1 A2। ये आया आपका B1 क्रॉस B2 का वैल्यू, लेकिन हमें क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ I J K का स्क्वायर करके लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इजिली, तीनों का कॉम्बिनेशन है क्या, A1 B2 प्लस B1 A2 का स्क्वायर प्लस A1 C2, यहाँ माइनस आएगा ना बीच में, सॉरी, A1 C2 C1 A2 का स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस C1 B2 का स्क्वायर। किसी को फॉर्मूला दिख रहा है, समझ में आ रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ये फॉर्मूला इतना बड़ा फॉर्मूला बनेगा, तुम लोग देख के लिख भी पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, टेक्स्ट बुक से लिख लेना चाहिए तो फॉर्मूला। इस तक अभी देखो बहुत जरा अजीब हो चुका है, किसी को अभी भी कुछ पूछना तो पहले पूछ लो भाई, या सबके बाउंसर जा रहा है, सबके दिमाग के ऊपर से जा रहा है कि आज पता नहीं क्या हो रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज तो आ रही है। हाँ, तो अब तक के पॉइंट पे किसी के मन में कुछ अगर क्वेश्चन है तो कम से कम अपने मन का क्वेश्चन निकालो। आंसर मैं जो दूंगा वो अलग बात है, बट क्वेश्चन जो मन में हो तो निकालो। सब सो गए क्या? हेलो, न्यूमरेटर वाला पार्ट अगर तुझे समझना है अकेले, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे ये देख, क्या है ये, तेरे पास दो लाइंस हैं, इधर देख, दो गिवन लाइन रहेगा, लाइन दिया है अगर, तो इसका मतलब ये वैल्यू दिया है ना, एक A1 दिया है, B1 दिया रहेगा, A2 दिया है, B2 दिया रहेगा, ये सब दिया है। तो तेरा ये न्यूमरेटर इसके बेसिस पे आया था A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। मैं देख रहा हूँ A2 माइनस A1 मतलब x2 y2 z2, ये A2 के कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 z1 ये A1 के कोऑर्डिनेट्स हैं। B1 ये इसका पैरेलल वेक्टर है, नाम दिया है, तो जिसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है। B2 ये दूसरे लाइन का पैरेलल वेक्टर है जिसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 नाम दिया गया है। तो मैंने क्या बोला था, इस ब्रैकेट को A अज्यूम कर, A, B1 को सिर्फ B बोल और B2 को C बोल, इसको A बोल, इसको B बोल, इसको C बोल। तो अगर ऐसा हम लोग बोलते हैं तो देख के समझेगा कि ये A डॉट B क्रॉस C है, A डॉट B क्रॉस C, मतलब ये STP आ गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC, एंड बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC को डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं, जितना हमें मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे A2 माइनस A1 है, मतलब क्या, A2 के कोऑर्डिनेट्स माइनस A1 के कोऑर्डिनेट्स, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। B1 से आपको डायरेक्शन रेशियो मिल रहा था, B2 से आपको डायरेक्शन रेशियो मिल रहा था, दैट्स इट। तो मैंने वो STP यूज किया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया न्यूमरेटर के लिए। और कोई कुछ? अब देखो मेरा पॉइंट ये है, मैं वापस बोलूंगा आपको, डेरिवेशंस में जो ये सब निकाल के दे रहा हूँ आपको वो सब कुछ नहीं सोचना है, जैसे बचपन में करते थे वो काम करो, फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो, क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट वैल्यूज को, आंसर अपने आप आएगा। अब तक हमने तीन फॉर्मूला देखा। फर्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एनी लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म। सेकेंड फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट, ये वर्ड यूज किया जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन वेक्टर फॉर्म एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म।
ये टेक्स्ट बुक से अच्छे से फॉर्मूला नोट कर लेना। अब इसके बेसिस पे आप लोगों से मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, कोई मुझे बोल सकता है कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, then what will be the shortest distance between those two lines? जीरो ना? जीरो होगा। Of course, if two lines are intersecting each other, then shortest distance between those two lines will be zero. Yes, correct. तो इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, if two lines are intersecting, if two lines are intersecting, then shortest distance will be zero. अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला हमने लाया था। अब इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन दिस वैल्यू विल बी जीरो, दिस वैल्यू विल बी जीरो, मतलब अगर इसके इक्वल्स टू जीरो लिख दूं, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सब खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, हमें मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल्स टू जीरो। ये फॉर्मूला आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला ये आ गया। और ये फॉर्मूला कहां से मैंने लाया, यहीं से लाया। ठीक, अब मैं लास्ट फॉर्मूले में जा रहा हूं, ये टोटल 4 फॉर्मूले हो गए। अब लास्ट फॉर्मूला है, क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मतलब आपको क्या करेगा, दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, एक का इक्वेशन मैंने लिया r बार इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b, दूसरे का लिया r इक्वल्स टू a2 प्लस, आप अगर ध्यान दोगे क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है तो वेक्टर्स भी एक ही वेक्टर से दोनों के काम निकल जाएंगे, तो इसलिए b सेम होगा, और b देख के ही तो समझेगा कि वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, और इसके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करने बोलेगा, ये डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉड b। अगर टेक्स्ट बुक देखोगे तो इसको इस तरह से लिखा है, a2 माइनस a1 क्रॉस b कैप। b कैप क्यों कर दिया, b अपॉन मॉड b विल बी यूनिट वेक्टर b कैप, तो ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बनता है। मैं इसको बोलूंगा, वापस में बोलूंगा, ये थोड़ा सा तुम लोग को कंफ्यूज करेगा, बट टेक्स्ट बुक को रिफर करो, ये सब इजीली सॉल्व हो जाएगा, और सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं और कुछ नहीं करने। इसके थ्योरम ये कैसे डिराइव हुआ, ये सब चीजों में सर मत फोड़ना, कोई मीनिंग नहीं है। तो इस फॉर्मूले के बाद अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। 6.2 एक्सरसाइज का सारा थ्योरी था। अब इसके बेसिस पे अगर आप देखोगे, हेलो, आवाज सबको आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये सारे फॉर्मूला टोटल मैंने कितने फॉर्मूले दिए अभी आपको, ज्यादा फॉर्मूले हो गए हैं, 5 फॉर्मूले हो गए इस समय। 4 फॉर्मूले थे स्ट्रेट लाइन के, अपना लाइन के इक्वेशन के लिए, वेक्टर और कार्टेशियन मिला के 4 फॉर्मूले थे, और 3D के 10 फॉर्मूले हैं, वो ध्यान दो। ये सारे फॉर्मूले दिमाग में भरते जाओ। अब इसकी बेसिस पे पहले आपको फॉर्मूला देख लेना है, और उसके बाद मैं होमवर्क दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.2 में 2, 3, 4, 7, 8 2, 3, 4, 7, 8 ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एक अजीब चीज आपको लगेगी सुनने में, और न्यू टेक्स्ट बुक में कितना दिमाग खराब किया है।
जो फॉर्मूला दिया है टेक्स्ट बुक में उसके बेसिस पे भी कभी कभी आप देखोगे तो एक भी क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में नहीं दिया है कि आपकी प्रैक्टिस हो। तो आप सबसे पहले ये कल के लिए इतने सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करोगे और ये 2, 3, 4, 7, 8 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जो भी डाउट्स रहा या रिमेनिंग क्वेश्चंस में कल कंप्लीट करके ये टॉपिक मतलब लाइन का पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा प्लेन स्टार्ट होगा। ठीक, अब तक में किसी को कुछ भी बोल लेना है तो बोल लो। किसी को कुछ बोलना है? नहीं सर। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आज सबका दिमाग फ्यूज हो चुका है और मैंने इसलिए पहले ही से ही कहा था कि अगर आप लोग ने हर एक एक्सरसाइज में फॉर्मूले बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिए तो आगे कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। प्लेन टॉपिक में और 10 फॉर्मूले आएंगे सिर्फ प्लेन के, तो सोच सकते हो कितने कंफ्यूजन बढ़ेंगे। सो प्लीज फॉर्मूले सब अच्छे से पढ़ो, 3D लाइंस एंड प्लेन्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।